तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमोर्टल का एपिसोड नंबर 19 यानी कि 19। हाँ, तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हमारा जो लॉकी होता है वो आकर बताता है इन से कि इन तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिक आ रहे। वो कहते हैं पर क्यों, तो वो बताता है कि किस वजह से, मतलब वो जो अस्त्र था जिसे राजा दानव राजा लिंग सिंह को दिया जाने वाला था वो विस्फोट हो गया। वो कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं जाकर उन्हें सब कुछ बताती हूँ। तभी यहाँ पे गुजिंग आ जाता है और वो कहता है कि अभी बताने का सही समय नहीं है, क्योंकि अभी जो राजा लिंग सिंह है ना वो हमारे लैंग फेंग पे यानी देव राजा पे बहुत ही ज़्यादा वो बना रहा है कि आपको जल्दी सच्चाई पता लगानी होगी, इसके लिए वो तुम पली का बकरा बन जाओगी, तो तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तभी ये लोग देखते हैं बाहर ढेर सारे सैनिक आ रहे होते हैं। अब सैनिकों को देखकर गुजिंग जो होता है वो कहता है कि इन जल्दी मेरे साथ चलो, और यहाँ पे जो उसका तलवार होता है मतलब फूचिंग तलवार होता है वो उन लोगों की मदद करता है। कहता है कि पीछे के दरवाजे से तुम लोग निकल जाओ। ये लोग निकल जाते हैं। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं वो पहुंच गए होते हैं इनको पकड़ने के लिए और बाहर ही होते हैं। तो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के राजा आके मदद करते हैं। अंडरवर्ल्ड के राजा कहते हैं कि उन सैनिकों से कि एक काम करो भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खो गया हूँ और मैं अंडरवर्ल्ड का राजा हूँ, तो मुझे रास्ता दिखा दो। वो कहता है कि अभी मैं अपने काम पे हूँ और मुझे किसी को गिरफ्तार करने जाना है। अंडरवर्ल्ड के राजा कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो आकर मुझे रास्ता ही दिखा दो ना, और अगर नहीं दिखाओगे तो तुम्हें पता ही है मैं कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। तो वो जो सैनिक होता है वो कहता है कि ठीक है राजा साहब, आइए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं गुजिंग जो होता है ना वो सुरक्षित इनको पकड़ के मतलब लेकर दूसरी तरफ आ गया होता है और वहाँ पे आके उसके विजिबल करता है, मतलब इनविजिबल करके लेकर आया होता है। यहाँ पे आने के बाद इनसे कहता है कि देखो तुम्हें सुरक्षित रहना होगा, तुम्हें यहीं पे रहना होगा, अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो पकड़ी जाओगी। ये मामला जो है ना बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इस वक्त अगर तुम राजा के सामने गई तो राजा लैंगफेंग तुम्हें सजा दे सकते हैं, बलि का बकरा बन जाओगी, तो तुम्हें जरा सा ध्यान रखना होगा। इन कहती है लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो गुजिंग कहता है चलो कोई ऐसी बात बताओ जब तुम उस तिजोरी में गई थी तो क्या कुछ हटपटा हुआ था, जिसके बाद से हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है कि होंगी, यांगशुआन, इन और गुजिंग ये चारों लोग एक साथ बैठे होते हैं और उस अटपटे समय के बारे में बात कर रहे होते हैं। होंगी बताता है कि जब हम लोग तिजोरी में गए थे ना तो उस वक्त मुझे लगा था कि एक रिंग, एक चक्र नुमा कोई चीज़ आया था जो कि उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा था। मैंने उसका पीछा भी किया लेकिन मुझे बाद में जाके कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो कहता है कि इसका मतलब हमें कोई ना कोई क्लू, इतना क्लू तो मिल चुका है ना कि कुछ गड़बड़ हुई थी, तो हमें इन सब चीज़ों की जांच करनी होगी। जिसके बाद से यांगशुआन कहती है जब वहाँ से विस्फोट हुआ था ना तो वो जो तीर था मतलब जो भी एरो था उस एरो का एक टुकड़ा मुझे मिला, तो ये एरो का टुकड़ा तुम देखो। तो इन उस टुकड़े को देखती है, कहती है कि लेकिन इसमें एक अजीब तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया विस्फोट करने के लिए, जो कि उस मिट्टी का या उस बारूद का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं, मतलब कि उस एरो को बनाने के लिए मैंने इस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये चीज़ लेकर गुजिंग जो होता है वो उस टुकड़े को लेकर सूंघता है, मतलब उसे लेकर सूंघता है। तो कहता है कि देखो ये जो मतलब ये महक है ना ये मैंने कहीं तो सूंघा है। ये लोग कहते हैं कहाँ पे, तो ये कहता है कि हाँ वुटोंग ट्री के पास, और हमें वहाँ पे जाके जांच करनी होगी। ये लोग बातें करते हैं जिसके बाद से ये लोग कहते हैं कि हमें जाकर पूरे अच्छे तरीके से जांच करनी होगी। पहले तो ये लोग बात करते हैं कि राजा लैंगफेंग को जाके सारी बातें बता देते हैं, मतलब क्या क्या हमें क्लू मिला है। तो गुजिंग समझाता है कि नहीं देखो हमें अपना अपना काम बांट लेना चाहिए। अगर हम राजा लैंगफेंग को जाके बताएं तो राजा लैंगफेंग इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय उनका सर मतलब बहुत बुरी तरीके से वो जकड़े हुए हैं चारों तरफ से, जो दानव लोग हैं उनके ऊपर हमला करने का धमकी दे रहे हैं। तो अभी हमें ये गुप्त रूप से जांच करनी होगी। जिसके बाद से ये लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं कि यांगशुआंग को क्या करना है, होंगी को क्या करना है। होंगी जाके पवन देव के कमरे के आसपास नजर रखेगा और यांगशुआंग जो होगी वो जाकर सभी जितने भी मतलब यहाँ सैनिक काम वाम करते हैं उन लोगों की जांच करेगी, जो लोग उसके बारे में तीरवीर के बारे में जानते थे सबकी जांच वाच होगी। और यहाँ पे गुजिंग और इन ये दोनों लोग उस जगह पे चले जाते हैं, मतलब वो जो ट्री होता है, जो पेड़ वेड़ होता है बुटोंग पेड़, उसके पास चले जाते हैं। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है स्वर्ग लोक से बहुत सारे देवता लोग जो होते हैं ना नाराज भी होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रो को। रो जो होती है वो बहुत ज्यादा नाराज होती है और आके जियोनिंग से कहती है कि तुम्हें पता है मतलब मैं राजा से बहुत सारी जगह मांगने वाली थी, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिग विनाशक यंत्र मुझे दे दिया जो कि लोमड़ी वंश का एक वो मतलब धरोहर है, तो मैंने उसे ले लिया। इसलिए मैंने मना नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसे मना करती तो जो हमारे लोमड़ी वंश के लोग हैं वो लोग शक करने लगते, तो उन लोगों को शक हो जाता कि मैं शायद रुओ नहीं हूँ क्योंकि इतने बड़े मैं अपने यंत्र को दे रही हूँ वगैरह वगैरह, इसलिए मैं चाहती थी कि उनसे बहुत सारी जमीन हड़प लूँ। तो जोजिंग कहता है कि आप इतनी जमीन का लेकर करेंगी क्या। वो कहते हैं क्योंकि हमारे दाना लोग जो शैतान हमारे बनाए जा रहे हैं सैनिक और उसमें लाए जा रहे हैं, उन सैनिकों के लिए जगह की कमी हो रही है, इसलिए मैं ऐसे मतलब जगहों का उपयोग करना चाहती हूँ जिस जगह पे वो लोग रहें, उन लोग का पालन पोषण हो वगैरह वगैरह, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो और करना ही होगा। और उस ऊपर से इन सब में ईन बलि का बकरा बनी है तो उससे मतलब हमें कोई ना कोई फायदा तो हो ही जाएगा, क्योंकि दाजी माउंटेन से गुजिंग जो है उसका साथ दे रहा है वगैरह वगैरह, ये अपना प्लानिंग कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं इन और गुजिंग जो होते हैं ना वो उस पौधे के पास यानी जो बुटोंग ट्री होता है उसके पास पहुंचते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कि काले कपड़े में होता है और वो तीरवीर बनाने का काम यहीं पे कर रहा था, तो यहाँ से सफाई कर रहा होता है, जो मिट्टी विट्टी होता है वो हटा रहा था बारूद वगैरह। तो इन पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने पकड़ लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो काले कपड़े वाले व्यक्ति है, कोई और नहीं फेंगमिंग है। फेंगमिंग वहां से भागने का प्रयास करता है तो इन उसका पीछा करती है, मतलब उसके आगे दौड़ती है और यहाँ पे गुजिंग भी आ जाता है और साथ में वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और एक राजा के जो प्रथम सैनिक वैनिक है वो भी आ जाते हैं। यहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसको यानी फेंगमिंग को पकड़ने के लिए। अपना मुंह बांधा होता है, इसे कोई देख नहीं
नहीं पाता। ये क्या करता है, जो मिट्टी विट्टी लिया होता है वहीं पे रख के विस्फोट कर देता है, जिसके वजह से सभी लोग दूर हो जाते हैं और फेंगू वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके वजह से ये लोग, मतलब ये जो सैनिक आया होता है मेन, वो कहता है कि गुजिंग ये सब क्या चल रहा है। तो गुजिंग बताता है कि हम लोग इस मामले की जाँच कर रहे हैं और हमने ये संदिग्ध पाया है। जिसकी वजह से इन लोगों को एक कमरे में दिखाया जाता है और वो जो यंत्र, मतलब जो फटा होता है, वो लेकर आए होते हैं और ये बताता है कि ये वो एरो नहीं है। तो ये जांच वाच करने के बाद ये आदमी कहता है कि मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि इन केस में कोई भी गलती नहीं है, कोई है जो इसे फंसाने का कोशिश कर रहा है। और तुम चिंता मत करो, मैं जाकर राजा लैंगफेंग से बात करूंगा, उनसे बताऊंगा कि 100% गारंटी है कि मैं उनसे बात करूंगा और तुम्हें इससे निर्दोष साबित करवा दूंगा और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस मामले की अच्छी से जाँच की जाएगी। जिसके वजह से इन थोड़ा सा खुश हो जाती है। इन कहती है कि वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि उस जिस आदमी ने विस्फोट किया था ना, उस विस्फोट की वजह से वो भी थोड़ा करीब था, तो उसे भी चोट तो लगी ही होगी। तो ये जो आदमी होता है वो कहता है कि ठीक है, एक मतलब ये फूफैंग होता है। फूफैंग जो होता है वो कहता है कि अपने सैनिकों से आदेश देता है कि आदेश दो कि नीचे और बड़े से बड़े अधिकारी, जितने भी बड़े अधिकारी हो, कोई भी हो, मतलब जिसको गंभीर रूप से जो घायल हो, थोड़ा बहुत घायल हो, उसे लेकर यहाँ पे लाया जाए, उसकी जांच अच्छे तरीके से की जाए। गुजिंग यहाँ से जा रहे होते हैं तो गुजिंग कहता है कि देखो अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से सारा मामला निपट जाएगा और तुम निर्दोष साबित हो जाओगी। इन कहती है कि गुजिंग तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है तो कोई ऐसा तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। गुजिंग कहता है कि अच्छा बताओ क्या। वो कहती है कि वो कुछ ऐसा है ना जो तुम भूल चुके हो और वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन हाँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और देखो वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम इंतजार करो, जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद से हम 3 लाइव स्टोन को देखते हैं। 3 लाइव स्टोन जो होती है वो गुजिंग की यादों को ढूंढ रही होती है बांसुरी बजा बजा कर। ये उसी नाशपाती के पौधे के पेड़ के नीचे जाती है जहाँ पे गुजिंग और इन रहा करते थे। वो जाती है उसके नीचे तो वो जो होता है उनकी यादें ले लेती है और कहती है कि ये तो गुजिंग की यादें हैं। इसका मतलब ये है कि उसे यहीं पे दफनाया गया था और ये जरूर मतलब दाजी माउंटेन के किसी व्यक्ति का ही कार्य था। और अब मैं जल्दी से गुजिंग को खबर भिजवाऊंगी और उसे ये सारी चीजें वापस कर दूंगी। आगे हमें स्वर्गलोक का सीन दिखाया जाता है। स्वर्गलोक में फेंगमिन ने एक नई चाल चली होती है। उसका एक साथी होता है, उसे वो वही विस्फोटक वस्तु डाल के उसे मार देता है और कहता है कि काले कपड़े वाला एक व्यक्ति था जो कि इसके ऊपर मतलब डालने की कोशिश कर रहा, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों ने रोकने की कोशिश की जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मेरे हाथ जल गए उसी के विस्फोटक वस्तुओं के वजह से। मतलब फेंगमिन की हाथ वहाँ पे जली थी और वो यहाँ पे कह देता है कि इसके वजह से मेरे हाथ जल गए। जिसके बाद से हम देखते हैं रू को। रू अपने कमरे में होती है, एक सैनिक आता है और उसके पास मूक विनाशक यंत्र लेकर आता है और वहाँ पे रख देता है। कहता है कि राजा लैंगफेंग ने आपको भिजवाया है और वो आपसे माफी मांगना चाहते थे जो भी गड़बड़ी हुई है उसके लिए, और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा लैंगफेंग के आदेश से आप लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। और वो कहती है कि ठीक है आपका शुक्रिया और वहाँ से वो जो सैनिक होता है चला जाता है। वहीं पे जोजिंग आता है और कहता है आरुओ से कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि अब हमें लगता है कि मोर वंश के राजा से काम नहीं चलेगा, उनकी बेटी को भी अपने काम में मिलाना होगा, मतलब अब वो हमारा साथ दे। जिसके वजह से हम मोर वंश के राजा को देखते हैं, वो अपने बेटी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पिताजी आपने जो कुछ भी कहा था ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ, मतलब हमने ये सब कुछ किया है, इसमें उनका साथ दिया, अगर पता चल गया राजा लैंगफेंग को तो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पिताजी कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आरुओ जो है वो इतनी घटिया निकलेगी, मुझे नहीं पता था कि वो शैतानों से मिल चुकी है पहले ही और उसने सब कुछ जानबूझ के किया है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। यहाँ पे उसकी बेटी जो होती है वो कहती है, याद करती है और बताती है कि पिताजी मैंने उनके जो अस्त्र वगैरह थे, जो मिरर था उसमें सब कुछ में छेड़छाड़ किया, अगर पता चल गया तो हम लोगों का तो खैर। उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये सब मामला इतना ज्यादा उलझ जाएगा। और वैसे अब आरुओ ने कहा है कि वो चाहती है कि इन के द्वारा दी गई जमीन, मतलब जिस जमीन पे इन रहना चाहती है उस जमीन को अब वो लोग अपना बनाना चाहते हैं, तो तुम क्या करने वाली हो। हुआशी कहती है कि देखिए इनको फंसाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इनको फंसाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, मुझे लगा था कि वो फंस जाएगी लेकिन वो इसमें से भी बाहर निकल गई, काफी किस्मत वाली है। लेकिन इस बार भी मैं कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलूंगी और वो जिस पहाड़ पे, जिस पर्वत पे वो दावा करना चाहती है वो पर्वत मैं आरुओ के नाम कर दूंगी। जिसके बाद से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा लैंगफेंग को। राजा लैंगफेंग के दस्तावेज आता है और उस दस्तावेज में लिखा होता है कि आरुओ की कौन सी जमीन अलाट की गई है। राजा लैंगफेंग कहते हैं कि क्या ये जमीन आरुओ को अलाट की गई है, मतलब वो क्या बोलते हैं लोबड़ी कबीलों को। तो वो कहता है कि हाँ राजा जी क्या इसमें कुछ गलत है। वो कहते हैं कि नहीं कुछ गलत नहीं। तभी वहाँ पे इन आती है। राजा कहता है कि इन तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, मतलब जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए गए थे तुमने उन सारे लांछनों को मिटा दिया। जिसके वजह से इन कहती है कि और राजा साहब मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। दरअसल जिस वक्त हम उस तिजोरी में अस्त्र शस्त्र रखने के लिए गए थे उस वक्त कुछ गड़बड़ हुई थी। उस वक्त एक अमुक अस्त्र था जो कि अंदर कुछ हलचल मचाया, लेकिन पल भर में वो वहां से गायब भी हो गया। हालांकि हांगी ने उसे ढूंढने का पीछा करने का कोशिश किया लेकिन वो हमें मिला नहीं, तो हमें लगता है कि कोई है अंदर का, मतलब जासूस। तो राजा लैंगफेंग कहते हैं कि जैसा तुम कह रही हो अगर ये सच है तो हम इस मामले की पूरी तरीके से जांच करेंगे और पूरी तह तक जाएंगे। इन कहती है कि राजा साहब मुझे लगता है कि हाँ आपको ये जांच वाच तो करनी ही चाहिए। और साथ ही राजा कहते हैं कि अच्छा इन अब तुम मांगो कि तुम मैं क्या मांगती हो, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं और तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, साथ में तुमने ये साबित किया है कि तुम एक अच्छी कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता की वजह से मैं तुम्हारा जो नंबर है वो भी बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा 5वें रैंक पे बढ़ा रहा हूँ। और तुम बताओ तुम किस जमीन की बात कर रही थी। इन कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो जमीन अलॉट कर दीजिए जिस जमीन के लिए मैंने आपसे बताया था। तो राजा यहाँ पे बात होती है, सीन कट होता है, मतलब दिखाया नहीं जाता। तो बाहर की सीन में हम देखते हैं गुजिंग को।
गुजिंग जो होता है यांगशांग के साथ होता है। यांगशांग उसे बता रही होती है कि वो जो ज़मीन इन चाहती थी, जिस ज़मीन पे इन दावा बोलना चाहती थी, उस ज़मीन को आरओ ने ले लिया है। तो गुजिंग कहता है क्या कह रही हो तुम? वो कहती है कि हाँ मुझे भी अभी पता चला, बस मैं वही चीज़ यहाँ पे बताने के लिए आया था कि वो ज़मीन जो है वो आरओ के नाम से अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे गुजिंग कहता है लेकिन इन तो अंदर राजा साहब से बात करने के लिए गई है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैं यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि गुजिंग के पास एक लेटर आता है और ये लेटर 3 लाइव स्टोन का होता है, जिस पे लिखा होता है कि गुजिंग मैं तुम्हारे नाशपाती वाले पेड़ के पास इंतजार कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहाँ से चले आओ, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। यांगशांग कहती है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। जिसके बाद से हम इनको देखते हैं यहाँ पे सैड बैठी होती है संडे को लेकर और सोच रही होती है कि मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें कैसे इस दुनिया में लाऊंगी। जिस घर को मैंने चुना था वहाँ पे तुम्हारा पालन पोषण होता, उस घर को भी मुझसे छीन लिया गया, बस इसलिए क्योंकि मैं ऊंचे ओहदे वाली लेडी नहीं हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सैड बैठी होती है तो यहाँ पे यांगशांग आती है और उसे कहती है कि इन मैं तुम्हें एक खबर सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। इन कहती है बताओ। तो वो बताती है कि तुम्हें पता है 3 लाइव स्टोन ने गुजिंग की यादों को ढूंढ लिया है और वो जल्दी उसे सब कुछ बताने वाली है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। इन कहती है क्या तुम सच कह रही हो? यांगशांग कहती है कि हाँ बिल्कुल और जल्दी जाओ। आगे हम 3 लाइव स्टोन को देखते हैं। 3 लाइव स्टोन जो होती है ना वो सारी यादें गुजिंग को देती है। गुजिंग कहता है ये क्या है? तो वो कहती है कि ये तुम्हारी और इनकी वो यादें हैं जिसमें तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। गुजिंग कहता है कि क्या प्यार? तो वो कहते हैं कि हाँ, और ये सारी यादें तुम्हारी दाजी माउंटेन के किसी व्यक्ति ने निकाल कर यहाँ पे रख दिया था। जिसके वजह से गुजिंग उन यादों को देखता है जिसमें उसे इनके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करता है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर एक ताले को लॉक लगाए थे, जहाँ पे गुजिंग ने उसे अपनी सगाई पे ड्रैगन फ्लाई गिफ्ट दिया था, उसे किस किया था, उसे मतलब सारी यादें वो देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और वो सोच रहा होता है कि कैसे दूसरे दिन जब इन मेरे साथ शादी के लिए आई थी और उसने कहा था कि हम नौकर और मालिक की संबंध नहीं बल्कि शादी के लिए आए हैं, तो यहाँ पे गुजिंग ने उसे मना कर दिया था। ये सारी चीज़ें याद करके वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और उन यादों को फिर से कैद कर लेता है, मतलब उस डब्बे में जो भी होता है उसमें बंद कर लेता है। यहाँ पे जो 3 लाइव स्टोन होती है वो कहती है कि मेरा काम पूरा हुआ और अंडरवर्ल्ड के जो राजा यूलू हैं वो जा रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए, अब तुम अपनी यादें को संभालो और तुम देख लो। 3 लाइव स्टोन के जाने के बाद हम देखते हैं गुजिंग वहीं बैठे बैठे सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है कि कैसे लेडी होंगचो ने उसे मना किया था कि आपको और इनको करीब नहीं आना चाहिए क्योंकि इन एक मामूली सी जनसंघनन जानवर है। ये सब कहकर मतलब लेडी होंगचो ने मना किया था और गुजिंग नहीं माना था। ये सारी चीज़ें याद करके गुजिंग बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और वहीं पे बैठा होता है। लेडी होंगचो आती है और कहती है कि मेरे भगवान क्या आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। वो उसे यादों को दिखाता है और कहता है कि ये सब क्या है। लेडी होंगचो कहती है कि ये सब आपके अच्छे के लिए किया गया था। तब वो कहता है कि क्या अच्छा, मतलब मेरी फीलिंग्स, मेरा मतलब है ना मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँ, उसके साथ रहूँ या कुछ भी करूँ, इसमें आपका क्या लेना देना, मतलब आप हमारे बीच में क्यों आए। लेडी होंगचो जो होती हैं वो गुजिंग के गुरुजी के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि आपके गुरु ने बताया था कि जब इनका जन्म हुआ था तब उन्होंने आपको और इनको दोनों को नौकर और मालिक के संबंध में जोड़ दिया था और अपने के गुरु ने बताया था कि जिस वक्त उन दोनों का नौकर और मालिक का संबंध टूटेगा, मतलब एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, अगर इन दोनों में प्यार हो गया तो ये दाजी माउंटेन से जुड़ा हुआ है। अगर इन दोनों में प्यार हो गया तो दाजी माउंटेन का खात्मा होना निश्चित है क्योंकि इन दोनों का प्यार दाजी माउंटेन पर निर्भर है। मतलब दाजी माउंटेन जो है वो गुजिंग के जिंदगी पर निर्भर है और इन जब उसकी जिंदगी में आ जाएगी प्यार बनकर तो ये दाजी माउंटेन के लिए अच्छा नहीं होगा और विनाश छा जाएगी पूरी दुनिया में। तो आप बताइए कि आपके लिए दाजी माउंटेन से बढ़कर ये सब कुछ है। गुजिंग कहता है कि अगर ऐसा होता तो मेरे भाई मतलब जियानसान, जियानजू, ये लोग मुझे इसके बारे में जरूर बताते। तो लेडी होंगचो कहती है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चलिए मैं आपको खुद दिखाती हूँ और उसे ले जाकर उसका जो जन्म पत्रिका होता है उसमें दिखाती है कि देखिए क्या कुछ है। गुजिंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाता है। लेडी होंगचो बताती है क्योंकि आप एक गॉड है, आप अगर जन्म संलग्न जानवर यानी इनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, मतलब इनके साथ आपका रिश्ता होगा तो आपके साथ क्या कुछ हो जाएगा, मतलब पृथ्वी लोक पर हजारों वर्षों तक 7000 वर्षों तक ऐसे भ्रमण करना पड़ेगा, पूरे दाजी माउंटेन को नाश कर दिया जाएगा, दाजी माउंटेन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपका प्यार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दाजी माउंटेन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पे जियानसान, जिहानजू जितने भी लोग हैं सबका खात्मा हो जाएगा। गुजिंग जब ये सारी बातें सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और यहाँ पे जो लेडी होंगचो होती है वो कहती है कि अब मैंने आपको सारी बातें बता दी है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप जो कुछ भी आपका मन करे आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्यार है तो आप जाइए अपने प्यार को ढूंढ लीजिए और दादी माउंटेन को नष्ट होने दीजिए। ये सब कुछ कहने के बाद लेडी होंगचो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो गुजिंग होता है ना वो वहीं पेड़ के पास खड़ा होता है। तो यहाँ पे इन आती है, कहती यही तोहफा था जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, क्या तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल गया। और यहाँ पे गुजिंग जो होता है उन यादों को देख रहा होता है। वो कहता है कि हाँ मैं चीज़ें भूल गया था, तुमने मुझे दिया, तुम्हारा शुक्रिया। इन जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि गुजिंग अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना। वो कहता है कि हाँ और उससे हाथ दूर कर लेता है। इन कहते हैं कि क्या बात है, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहा हो। गुजिंग कहता है कि देखो ये जो भी यादें हैं ना ये बचपना था मेरा, मतलब वो एक समय था जब मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और तुमने सोचा भी कैसे, सोचो तो तुम एक छोटी सी जानवर हो, तुम हमारी नौकर हो और मैं यहाँ का मालिक हूँ, और तुम सोचो मैं एक रियल गॉड हूँ, तुम्हारा मेरा कोई मेल ही नहीं है। और देखो वैसे भी मैं अपनी हालत न जियानजू और एनहुई की तरह नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये प्यार व्यार के मामले से दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझे अभी
दुनिया में बहुत आगे जाना है और खासकर मैं गॉड हूँ, मैं रियल गॉड हूँ, तो मुझे तीनों लोगों को भी संभालना है और बहुत कुछ करना है और इसमें मैं तुम्हें लेकर नहीं चल सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार व्यार जो भी करता था वो बचपना था, एक अब ऐसा नहीं है। इन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे कुछ छिपा क्यों रहे हो, मुझसे दूसरी तरफ अपना चेहरा क्यों कर रहे हो, उसके तरफ फेस करके उससे बार बार पूछ रही होती है कि नहीं तुम झूठ बोले, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो। गुजिन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, हाँ मैंने तुमसे प्यार किया था, वो वक्त था एक जब मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और अब हमारा जो खेल था, जो भी प्यार व्यार का नाटक वाटक जो भी था, सब यहीं पे खत्म होता है। फिर वो क्या करता है, अपनी यादों को अपने हाथों में समेटता है, उसे तोड़कर वहीं पे बिखेर देता है, बिखेरने के बाद वहां से चला जाता है। इन जो होती है उन बिखरे हुए यादों को समेटने की कोशिश करती है, लेकिन वो यादें ना हवा की तरह वहां से बह जाते हैं और निकल जाते हैं। इन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है कि गुजिन क्यों मुझसे दूर चला गया। इन बहुत ज्यादा रो रही होती है और दूसरी सीन में हम देखते हैं रुओ को। रुओ जो होती है लिनमो और बाकी अपने सैनिकों के साथ, मतलब इसके जो वो क्या बोलते हैं, लोमड़ी वंश के जितने भी लोग होते हैं, इन सभी लोगों के साथ उस ज़मीन पे हमला करने के लिए गई होती है, मतलब उस ज़मीन को अपना बनाने के लिए गई होती है। ये यहाँ पे जैसे उसके अंदर प्रवेश करने के लिए जाती है, तभी हम देखते हैं गुजिन यहाँ पे चला आता है अपना तलवार वाला लेते हैं और कहता है कि ये वो ना है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे वो क्या बोलते हैं चुनौती देने के लिए आया हूँ। लिनमा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तो जो गुजिन होता है वो कहता है कि आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों का ही एक रूल है कि अगर कोई आपको चुनौती देता है, इस ज़मीन को हथियाने के लिए आपको मेरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जीतते हैं तो आपकी ये ज़मीन आपकी हुई, अगर आप हमसे हार जाते हैं तो ये ज़मीन हमारी हुई, मतलब मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे जो आरुओ होती है वो तो मना कर रही होती है, लेकिन लिनमो कहता है कि देखो ये हमारे रूल में है तो हमें तो ऐसा करना ही चाहिए। तो आरुओ भी उसकी बात मान जाते, कहते हैं कि अगर मैं मना करूँगी तो इन लोग को पता चल जाएगा कि मैं लोमड़ी तो हूँ नहीं। जिसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं। आरुओ जो होती है वो कहते हैं कि मैं तो मतलब मेरे पास ज़्यादा शक्ति है और वैसे भी ये तो सिर्फ एक मामूली सा है, गुजिन जो मामूली सा शिष्य है गुजिन दाजी पर्वत का, तो हम एक काम करते हैं अपने एक सैनिक से लड़ा देते हैं। और वो अपना एक सैनिक भेज दिया। ये सैनिक बड़ा ही ज़्यादा जोरदार होता है, ये जाकर गुजिन के ऊपर ना बहुत जोर जोर से हमले कर रहा होता है और गुजिन के आगे पीछे ऐसे घूम रहा होता है, गुजिन को तो पता ही नहीं चल पा रहा होता है। लास्ट समय में जब गुजिन एकदम मार खाने वाला ही होता है, तभी उसे याद आता है कि इन कैसे रो रही थी कह कह के कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, यहाँ तक कि वो घर जिस घर को मैंने चुना था वो घर भी मुझसे छीन गया, मैं क्या करूँ जिंदगी में, मैं कुछ भी नहीं कर। गुजिन इन की सारी सैड बातों को याद करता है, अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करता है, उस तलवार को अपने हाथ में लेता है, उसमें अपना खून लगाता है जिससे इसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जो सैनिक जो भी होता है ना वो उसके ऊपर हमला कर देता है गुजिन, जिससे वो सैनिक जाकर दूर गिरता है। आरुओ कहते हैं कि अच्छा तो मैंने तुम्हारी शक्तियों को कम आका, खैर चलो अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे मुकाबला करके देख लो। लिनमो कहता है कि देखो अब ये वाजिब नहीं है क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से गुजिन जीत चुका है और उसे ये कर दिया जाना चाहिए। आरुओ क्या कर सकती है, उसे तो लिनमो की बात माननी होगी क्योंकि अगर वो बात नहीं मानेगी तो इन लोगों को शक हो जाएगा कि ये लोमड़ी है नहीं। ये क्या करती है, उस टोकन को दे देती है गुजिन को। गुजिन ये टोकन पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम इन का एक काम तो हुआ। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि इन को ये टोकन दे रहे होते हैं राजा लैंगफैंग और कहते हैं कि जब हमने राक्षसों से यानी उन शैतानों से बात की तो वो लोग ये घर देने के लिए राजी हो गए, तो क्या तुम्हें इससे कोई इनकार तो नहीं है। इन कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है। और इन ये घर पाके बहुत ज्यादा खुश जाती है। राजा कहते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने जो घर चाहा था वो तुम्हें मिल गया। जिसके बाद से इन खुशी खुशी वहां से चली जाती है। राजा लिंगफेंग जो होते हैं वो याद करते हैं कि गुजिन ये घर का टोकन लेकर आया था और उसने इनको देने के लिए कहा था। तो राजा लिंगफेंग ने कहा था कि ये घर तुम स्वयं क्यों नहीं देते थे, तो गुजिन ने कहा था कि मैं नहीं दे सकता और आप भी उसे ना बताइएगा कि ये घर मैं लेकर आया हूँ। जिसके बाद से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन जो होती है अपने नए घर में होती है, अपने बहन के पालन पोषण के लिए उसे लगा दी होती है सही जगह पे और दारू वारू पी रही होती है, बहुत ज्यादा सैड होती है। यहीं पे यांगशंग और होंगी भी होते हैं, ये दोनों उसे समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं और ये दोनों उसे समझा रहे होते हैं कि देखो तुम्हें ना उस बेकार से व्यक्ति के लिए अपना ये शराब पीकर सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है। इन कह रही होती है कि लेकिन आखिर वो बदल कैसे सकता है, वो पहले कुल जाति पात ये सब कुछ नहीं मानता था लेकिन अब ये बिल्कुल बदल चुका है, पता नहीं कि वो ऐसी बातें कर रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो छोटा कब से समझने लगा मुझे, वो मुझसे कहता है कि मैं उसकी नौकर हूँ, वो मेरा मालिक है, मतलब ये पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो चुका है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। होंगी उसे समझाने का प्रयास करता है, यांगशंग उसे समझाने का प्रयास करती है। होंगी तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। और यहाँ पे दूर खड़ा जो हमारा हीरो यानी मजनू गुजिंग है वो दूर खड़ा इनको देख रहा होता है कि वो कितनी सैड है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके बाय बाय। और हाँ, जैसे नेट आएगा मैं इसे अपलोड कर दूंगी। ओके बाय।